गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट या एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, स्टाफिंग किस तरीके से होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो कोई भी स्टाफिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है रिक्रूटमेंट होता है, एक होता है सिलेक्शन होता है, एक होता है ट्रेनिंग होता है। ठीक है, इसको स्टाफिंग बोलते हैं, स्टाफिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है हमने इससे पहले रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने बताया था। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। क्या करता है? ये इंड्यूस करता है लोगों को, ताकि किसी भी कंपनी में कोई वैकेंसी निकली है उसके लिए, जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकें। इसीलिए तो रिक्रूटमेंट क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर अ जॉब। ठीक है, अप्लाई फॉर अ वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यही कह रहा है। तो कोई भी मान लो कोई कंपनी में वैकेंसी निकली तो लोग क्या करेंगे? उसको देख के अप्लाई करेंगे। ठीक है, in general for recruitment means search for candidate who can perform vacant job roles and inducing them to apply and come forward the filling the vacant roles। ठीक है, अब जैसे हमारे गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है तो हम लोग क्या करते हैं? सभी लोग अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन सिलेक्शन क्या होता है? किसी जो मान लें कि 1000 पोस्ट निकली, उसमें से 1 लाख लोग फिलअप किए फॉर्म, तो उसमें से क्या 90,000 को उसमें से क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, उनको निकाल देंगे, छाट देंगे उसमें से। ठीक है, वो सिलेक्शन होता है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक पॉजिटिव अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सभी लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरह के होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट होता है। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर ही कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो इस अंदर लोग इसको, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ऑलरेडी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी को प्रमोट कर दिया जाता है। उसी को इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इंटरनली द्वारा जो होता है, ठीक है, यह किसी का रिकमेंडेशन से होता है। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? कंपनी है, कोई वैकेंसी के लिए उन्होंने क्या किया, कोई कंसल्टेंसी से क्या की, कोई कंसल्टेंसी से उन्होंने क्या किया कि एक हायर किया, उनसे बात किया कि हमें इस टाइप की जॉब चाहिए। तो ये बंदा कंसल्टेंसी क्या होता है, वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है और सब लोग इसको कंसल्टेंसी अपना रिज्यूम देते हैं, और जो बेस्ट कैंडिडेट होता है इनको उठा के यहाँ पर दे देता है। ये फाइनल इंटरव्यू लेकर के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, और कई तरीके के, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक ब्रीफली जान लीजिए। तो इंटरनल सोर्स क्या होता है, पहले पढ़ लीजिए। इंटरनल सोर्स, अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशन फिल्ड बाय इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही क्या होता है, उसी में से मान लिया कोई वैकेंसी ली, उसी को प्रमोट कर दिया गया। द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ओनली, नो आउटसाइडर आर परमिटेड। इसमें कोई बाहर का बंदा नहीं अप्लाई करता है। इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? जिस बहुत सी कंपनी इस तरह करती है क्योंकि उनको पैसा बच जाता है कि एडवर्टीजमेंट करेंगे, पेपर में देंगे ताकि खर्च आएगा। तो क्या करती है जनरली कंपनी, क्या करती है, जो देखती है कि हमारे एम्प्लॉय के, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसमें कुछ बंदा जो है काफ़ी कैपेबल है, काफ़ी वो उसकी स्किल अच्छी है, तो उसी को उसको क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, अब इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट वेरी पॉपुलर एंड कॉमन। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये इकोनॉमिकल हमने बताया था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी को क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं। इट मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब जाहिर बात है, जो इंटरनल किसी का प्रमोट करेंगे तो एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। लेस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, खर्चा भी कम पड़ता है ट्रेनिंग। अब बाहर का बंदे को बुलाएंगे तो उसको नया एम्प्लॉय रहेगा, उसको ट्रेनिंग देने में प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत खर्च होते हैं। अब जो इंटरनल ऑलरेडी जो एम्प्लॉय उसको सब कुछ पता है, तो उसमें हमारा खर्च क्या होता है, कम आता है। द एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब पता है कि जो इंटरनल जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता ही होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का लेस चांसेस ऑफ टर्न ओवर मतलब एम्प्लॉय छोड़ करके कम जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये चीज़ फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आइए, और क्या कह रहा है इसमें, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एम्प्लॉय शो बेटर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय क्या अच्छा परफॉर्मेंस देगा। थ्रू ट्रांसफ़र एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। अब मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड है कि ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ गेट ट्रेनिंग जॉब रोटेशन। अब मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कई तरह का डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो जनरली क्या होता है कि इस डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉय खाली है। वाले दो डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब कोई क्लर्क है, अब कोई क्लर्क मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो उसको क्या करना, ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, फाइनेंस डिपार्टमेंट कर दिया उसको। तो
इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। क्या बोलते हैं? जॉब को रोटेट कर दिया, उसको उस प्लेस पे भेज दिया गया या परचेज डिपार्टमेंट भेज दिया गया। ये कह रहा है कि थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन कर दिया तो ऑटोमेटिक ट्रेनिंग उसको ले लेगा ये। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। वही चीज़ मैंने बताया कि इससे क्या होगा कि थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय, अगर हमारे एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए तो हम उसको क्या करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ये फ़ायदा होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट करने से। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या है, इसके ड्रॉबैक्स भी कुछ हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नो फ्रेश न्यू आइडियाज़ विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जाहिर बात है कि जो बाहर का बंदा जो नहीं आ पाएगा, तो बाहर जो नए नए बंदे आते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, नई नॉलेज, जो उनको नई नॉलेज होती है और नई स्किल होती है, तो वो जो पूरा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय उतना नहीं सीख पाते हैं। दे विल बी लिमिटेड चॉइस, उनके पास लिमिटेड चॉइस ही होता है, क्योंकि इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाहर का बंदा होता है तो हो सकता है नए नए आइडिया लेकर के आता है, तो कंपनी और ग्रोथ कर सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर क्या है कि ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए सही नहीं होता है। नई ऑर्गेनाइजेशन है तो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा क्या होता है, बाहरी बंदे को लाइए, और बाहर का बंदा ज़्यादा आइडिया, ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी स्किल उसके पास होती है, जो कंपनी को प्रमोट कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। और फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र बार बार करने से क्या होता है कि इंटरनल, मान लीजिए कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसी में लोग बार बार उसी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट बार बार कर रहे हैं अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इससे क्या होता है कि उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसका डीमोटिवेट होने लगता है। अरे जब मैं एक ही जगह काम कर रहा था, मैं अब उसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जगह जाऊँ, तो ये सब ठीक नहीं लगता उनको, तो काफ़ी उनको बड़ी परेशानी होने लगती है। ठीक है, तो अब अंडर देखिए क्या है कि द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट में कई तरह के मेथड्स होते हैं। पहला क्या है, ट्रांसफ़र करना मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू द एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। जनरली विद द ट्रांसफ़र देयर इज़ नो चेंज इन कंपेंसेशन लेवल एंड अथॉरिटी लेवल। अब जाहिर बात है कि इंटरनली जो हम किसी एम्प्लॉय को एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी अथॉरिटी लेवल तो सेम ही रहेगी। ठीक है, और उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, वही जो मिल रहा है। देयर इज़ नो चेंज इवन इन हिज रैंक, इनके रैंक में कोई चेंज नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टिज वही चीज़ रहेगी, ओनली द प्लेस वर्किंग चेंज, सिर्फ प्लेस वर्किंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है कि ट्रांसफ़र ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट भेज दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें। प्रमोशन, अब प्रमोशन क्या करें, प्रमोशन रेफर्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। अब कोई बंदा यहाँ काम कर, उसको ऊंचाई पोस्ट पे भेज दिया गया, मतलब कि थोड़ा सा उसका एक रैंक ऊपर बढ़ा दिया गया। असिस्टेंट मैनेजर था, उसको मैनेजर कर दिया गया। इन द प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रेस्टाइज क्या होता है, उसकी बढ़ जाती है। जनरली क्या होता है, कभी कभी उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है प्रमोशन होने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट जॉब। ठीक है, क्लर्क से क्या हो गया, अकाउंटेंट जॉब बन गया, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से उनका प्रमोशन हो गया। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी लेंदी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको ख़त्म कर लेते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सटर्नल को तो जो बाहर से होते हैं, व्हेन अ कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इन्वाइटेड टू फिल जॉब पोजीशन एंड देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब हम कैंडिडेट्स को बाहर से हायर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस आर वैकेंट देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर प्रेफर्ड। ठीक है, तो जब हमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पे इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है, तो हम बाहर से कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, जैसे मान लें मुझे 50 लेबर ज़रूरत है, तो जाहिर बात है कि हमारे ऑलरेडी जो लेबर काम कर रहे हैं हमारे पास नहीं है, तो वर्कर्स को हम क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, हम आउटसाइडर से क्या करेंगे, उसको हायर करेंगे। एडवांटेज क्या फ़ायदा होता है, फ्रेश टैलेंट्स आएंगे, हमने बताया था, न्यू आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में वाइडर चॉइस होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, कि बहुत नई नई आइडियाज़ आएंगे, तो बहुत कुछ चांसेस अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, क्वालिफाइड पर्सनल आएगा। सही बात है, बाहर कैंडिडेट्स को हम हायर करेंगे तो क्या होगा, हम क्वालिफाइड पर्सन और ट्रेन पर्सन को हायर कर सकेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, अब नए जो बंदा जो आएगा उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी, नई नॉलेज होगा। मान लो किसी कैंडिडेट को कैंपस प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसको नई टेक्नोलॉजी बारे में पता है, तो एम्प्लॉय क्या होता है,
हम हायर कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, बहुत सी कंपनी क्या करती है, फ्रेश टैलेंट देती है। फ्रेश टैलेंट का मतलब क्या होता है कि इस कॉलेज में गई, नए नए कैंडिडेट्स को हायर की, तो कम पैसे पर भी हायर कर लेती है और अच्छे कैंडिडेट्स को भी हायर कर लेती है, ये भी फ़ायदा होता है। और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, मतलब जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई बाहर कैंडिडेट भी आ गया तो दोनों में काफ़ी कंपटीशन होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस देने का वो मादा हो जाता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे ताकि हमारा ग्रोथ होगा। तो ये भी तमाम चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स होता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या क्या ड्रॉबैक्स ये भी देख लीजिए। अब जब जाहिर बात है कि बाहर का बंदा जब आएगा तो जो हमारा ऑलरेडी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी जो मॉरल क्या होता है, डाउन हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडॉप्ट एडजस्ट रूल रेगुलेशन। अब कभी कभी क्या होता है कि जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि वो जल्दी से छोड़ भी देते हैं। ठीक है, आज तो बहुत जगह ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स भी होने लगती है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी, जिससे कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ भी देते हैं, ये भी ऐसा होता है। बाकायदा इस पर एक बुक लिखी गई है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। इट इज़ एक्सपेंसिव टू इनवाइट द आउटसाइडर। ठीक है, तो हम जब बाहर कैंडिडेट्स को हायर करते हैं तो काफ़ी खर्च आता है, क्योंकि हम तमाम कंसल्टेंसी से लोगों से हायर करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी बर्डन पड़ जाता है जो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है और लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म टाइम लगता है काफ़ी, मतलब किसी एम्प्लॉय को एडवर्टीजमेंट दीजिए, फिर बुलाइए, उनकी रिज्यूम को शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए, उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराइए, फिर उनको एक डेट दीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ठीक है, तो हम ओवरऑल पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम लोग जब कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, थैंक यू।